नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा है। लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और यह पाठ 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। आपके सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 के पाठ्यक्रम में क्या आएगा, स्क्रीन पर अवेलेबल है, देख लीजिए। और अब हम इस पाठ से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। प्रश्न क्या है? लेखक ऐसा क्यों कहता है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। अब इसका उत्तर क्या होगा? लेखक ऐसा इसलिए कहता है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए। लेखक कहता है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए क्योंकि उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं था। क्या कहता है लेखक? लेखक कहता है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था क्योंकि फादर की रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं था। और यहां मैं बार बार लेखक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो लेखक का मतलब होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ के लेखक वही हैं। बार बार मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं बोलूंगा क्योंकि लंबा समय लगेगा, लेखक बोलना आसान रहेगा। फिर इस प्रश्न का दूसरा बिंदु क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर का दूसरा बिंदु, प्रभु के प्रति आस्था में ही उनका विश्वास था। किसका? फादर कामिल बुल्के का। इसलिए फादर कामिल बुल्के को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। फिर तीसरा बिंदु हम क्या देंगे अपने प्रश्न के उत्तर के पक्ष में, प्रश्न के उत्तर के तर्क के रूप में, वो ये है कि उनमें अर्थात फादर कामिल बुल्के में, उनमें हर प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व उमड़ता रहता था। जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ ना हो, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु के आस्था के अलावा और कुछ ना हो, जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रभु की आस्था हो और जिस व्यक्ति के हृदय में हर प्रियजन के लिए प्रेम और ममता उमड़ती हो, ऐसे व्यक्ति को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए। ऐसा लेखक कहता है, ऐसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं और ऐसा हम भी कहते हैं। और ये हो गया पहला प्रश्न, इसका उत्तर। जहरबाज क्या है? एक बीमारी होती है, फोड़ा जैसा कुछ हो जाता है, उससे पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। साइंस की भाषा में अगर कहा जाए तो लिम्फ ग्लैंड्स जो होती है ना, वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था। तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक फादर बुल्के की यातना भरी मृत्यु से आहत था। लेखक उन्हें दिव्यात्मा मानता था। लेखक का ऐसा मानना था कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा कुछ ना हो, उसकी इतनी यातना भरी मृत्यु उचित नहीं है। यह ईश्वर का न्याय ठीक नहीं है। फिर तीसरा बिंदु है, लेखक के अनुसार प्रभु में आस्था ही जिसका अस्तित्व हो, उसको इतनी यातना भरी मृत्यु से नहीं मरना चाहिए था। जिसके हृदय में हर प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व उमड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को इस तरह से मृत्यु हो, इतनी यातना भरी मृत्यु हो, ये लेखक को नागवार गुजरता है। क्योंकि लेखक फादर कामिल बुल्के को बहुत प्यार भी करता था, उनके बहुत प्रिय थे और उनके अनुसार वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी वही पहले वाले प्रश्न का उत्तर जैसा है जो भी इसके पहले मैंने आपको बताया। प्रश्न दूसरा हो गया लेकिन उत्तर दोनों वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा घुमा के लिखता हूं कि यह प्रश्न कितनी तरह से आ सकता है और उत्तर एक ही होगा। तो अभी आपको मैंने एक प्रश्न बताया था, उसी का उत्तर इसका भी है। क्या है? क्यों आहत था? लेखक को ऐसा लगता था कि फादर कामिल बुल्के की जो इतने अच्छे थे, उनकी इतनी यातना भरी मौत नहीं होनी चाहिए थी। उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास था, अमृत था, तो उनको इतनी यातना भरी मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। उनके हृदय में प्रभु के प्रति आस्था थी। प्रभु के प्रति आस्था ही उनका वजूद था, उनका अस्तित्व था।
और उनके हृदय में हर व्यक्ति के लिए प्रेम उमड़ता था। और जो व्यक्ति ऐसा हो उसकी इतनी यातना भरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसकी मृत्यु जहरवाद से नहीं होनी चाहिए। और इस बात को लेकर के लेखक अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आहत थे। अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से वर्ष 1950 में कौन सा विशिष्ट कार्य पूरा किया था? वह किस भाषा के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में जाने जाते हैं? अब इसका उत्तर संक्षेप में पहले मैं बताता हूं, अर्थात इस उत्तर का की पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। की पॉइंट क्या है? हिंदी। किसके विद्वान थे? हिंदी भाषा के। कौन सा कार्य पूरा किया था? राम कथा उत्पत्ति और विकास पर काम किया था उन्होंने। कौन काम था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। अब इसको हम आपको विस्तार से समझा देते हैं। प्रश्न इतना बड़ा है, उत्तर कितना है, मतलब हर उत्तर का एक मुख्य बिंदु होता है, की पॉइंट होता है। उसको आप कभी मत भूलिए, उसी को याद रखिए। बाकी तो आप वाक्य बना करके विस्तार दे लेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है, मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं कि हर क्वेश्चन का आंसर अगर आपका की पॉइंट याद हो जाए, मुख्य बिंदु याद रहे, ना भूले, तो एक ही 2 पॉइंट होता है और उसी को प्रश्न में मिला लीजिए या वाक्य बना करके आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का की पॉइंट क्या है? राम कथा उत्पत्ति और विकास, और दूसरा की पॉइंट है हिंदी। अब इस प्रश्न के उत्तर को मैं विस्तार देता हूं। कैसे होगा देखिएगा, मैं प्रश्न से उत्तर बना रहा हूं। फादर बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से वर्ष 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास का शोध प्रबंध पूरा किया था। फादर कामिल बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से वर्ष 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास का शोध प्रबंध पूरा किया था और वह हिंदी भाषा के मर्मज्ञ विद्वान थे। यहीं पर आपको यह भी बताता चलूं कि वो हिंदी को लेकर बड़े चिंतित रहते थे। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। अक्सर जो कोई सभा गोष्ठी होती थी तो इस पर वो चर्चा करते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उनका ये मानना था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। और इस बात को लेकर के जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, भारत के लेखक हैं, उनके प्रति कभी कभी झुंझला भी जाते थे, अपनी नाराजगी भी प्रकट करते थे कि हिंदी भाषी लोग, हिंदी वाले लोग हिंदी के साथ न्याय नहीं करते, हिंदी के साथ भेदभाव करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं, वो अंग्रेजी के प्रति लालायित रहते हैं। उनको इस बात का मलाल रहता था। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और राष्ट्रभाषा के रूप में ना देख पाने से वो बड़ा चिंतित रहते थे। मतलब जब भी उन्हें मौका मिलता था, कोई भी मंच मिलता था, तो वहां इसकी चर्चा जरूर करते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न यह है, फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए हिंदी के उत्थान के लिए क्या कार्य किया? राम कथा उत्पत्ति और विकास पहला काम इन्होंने किया। हिंदी को प्रश्न क्या है? फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए हिंदी के उत्थान के लिए क्या कार्य किया? तो क्या कार्य किया? पहला काम, राम कथा की उत्पत्ति और विकास 1950 में शोध प्रबंध, पहले मैंने बता दिया। मातरलिंग का जो प्रसिद्ध नाटक था जिसका नाम था बर्ड ब्लू, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, हिंदी में रूपांतर किया। किस नाम से? नीलपंछी नाम से किया। दूसरा काम क्या किया? मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक बर्ड ब्लू का हिंदी में नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया या ट्रांसलेशन किया। तीसरा, सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे और वहीं पर उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश पूरा किया। आप सोच सकते हैं कि हिंदी के विकास के लिए कितना काम किया। मैं आपको बताऊं, जब हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो आप देखिए कि उस समय जो पेपर होंगे उनमें अच्छा खासा आर्टिकल इनके बारे में निकलता है। क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ राउरकेला में, तो रांची पास में है, तो यहाँ के पेपर्स में छाए रहते हैं फादर कामिल बुल्के। और यहीं आने पर मैं खुद जाना इनके विषय में पेपर्स के माध्यम से, साथ में आपके कोर्स में तो है ही। अगला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? अब पहले हमें यह समझना होगा कि देवदार की छाया होती कैसी, तभी इस प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे। तो देवदार की छाया शीतलता प्रदान करती, मन को शांत देती है, अर्थात गहरी शांत और शीतल छाया होती है। अब फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। लेखक
के अनुसार फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। दूसरा, लेखक और उसके साथियों के साथ फादर कामिल बुल्के हंसी मजाक करते थे और हर जगह शामिल रहते थे, छोटे बड़े हर कार्यक्रम में। जो गोष्ठियां होती थी, गोष्ठियों में बैठते थे, गंभीर बहसें भी करते थे, लेखक की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय देते थे कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तर्क वितर्क करते थे। लेखक के घरेलू उत्सवों में, संस्कारों में वो बड़े भाई की तरह, पुरोहित की तरह हमेशा मौजूद रहते थे और हमेशा आशीर्वाद देते रहते थे। इसलिए लेखक को फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला प्रश्न, फादर बुल्के की जन्मभूमि कहां थी? उनका अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या भाव था? अथवा फादर बुल्के का अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव के बारे में क्या कहना है? दो प्रश्न है, घुमा फिरा के आएगा। अर्थात आप ये समझिए कि अगर जन्मभूमि के बारे में उनकी राय पूछी जाए, उसको चाहे जैसे घुमाया जाए, तो उसका आंसर यही होगा। प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फादर बुल्के की जन्मभूमि कहां थी? एक भाग हुआ। दूसरा भाग, उनका अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या भाव था? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से, फादर बुल्के का अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव के बारे में क्या कहना है? इसका की पॉइंट क्या है या मुख्य बिंदु? बेल्जियम रैम्सचैपल बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल। इतना आपको याद रखना है। की पॉइंट क्या हुआ? मुख्य बिंदु बेल्जियम रैम्सचैपल बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल। लेकिन इसको हम विस्तार देंगे। क्या? फादर कामिल बुल्के यूरोप के एक देश बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम का एक शहर है रैम्सचैपल, जो पादरियों का शहर भी कहा जाता है, वहीं के रहने वाले थे। और जब कोई उनसे पूछता कि आपकी जन्मभूमि कैसी है, आपकी मातृभूमि कैसी है, तो कहते बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल। होना भी चाहिए हर किसी के मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति ऐसा भाव। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। एक और प्रश्न लेता हूं, फादर बुल्के लेखक के साथ इलाहाबाद में किस संस्था से जुड़े थे? उस संस्था तथा लेखक के पारिवारिक उत्सवों में फादर के योगदान की विवेचना कीजिए। इसका की पॉइंट, मुख्य बिंदु परिमल, इसको मत भूलिएगा। संस्था का नाम क्या था? परिमल, आज भी है वो। अब प्रश्न का या उत्तर का विस्तार क्या होगा? फादर बुल्के लेखक के साथ इलाहाबाद की परिमल संस्था से जुड़े थे, जो एक साहित्यिक संस्था थी, वहां के साहित्यकारों की संस्था थी। निराला जी भी इससे जुड़े हुए थे और तमाम साहित्यकार जुड़े थे। तो लेखक के साथ फादर कामिल बुल्के कौन सी संस्था से जुड़े थे? परिमल नामक संस्था से जुड़े थे। फादर बुल्के लेखक के साथ इलाहाबाद में परिमल संस्था से जुड़े थे। और उनके पारिवारिक उत्सवों में कैसे मौजूद रहते थे, उसको मैंने पिछले आंसर में बता दिया था कि हर उनके कार्यक्रम में, घरेलू कार्यक्रम में, उत्सवों में, संस्कारों में बड़े भाई की भूमिका में, पुरोहित की भूमिका में वो मौजूद रहते थे और हमेशा आशीर्वाद देते रहते थे। अब एक चीज एक्स्ट्रा आपको बताता हूं। कल यानी 2 मई को 12th क्लास हिंदी का पेपर था। मेरे पास समय नहीं था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने गेस करके दिया था वो सारे परीक्षा में आए हैं। और जो आपकी किताब वाला पोर्शन था वही मैंने गेस किया था, राइटिंग सेक्शन ज़्यादा गेस नहीं किया था। और मेरे गेस करने से 20 नंबर के क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन था? पहला, फीचर क्या है? फीचर लेखन की शैली का उल्लेख कीजिए। ये मेरे वीडियो में है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? इसको बच्चों को मैंने पर्सनली उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया था। विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग क्यों होती है, इसको भी मैंने उनको पर्सनली भेजा था। इसका वीडियो बना नहीं पाया हूं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को गेस किया था। समय होता जरूर बनाता। तो ये कितने नंबर हो गए? 3, 2, 5 नंबर यहां से आपका मिल गया। फिर अगला प्रश्न था जो आपकी कविता से था, उषा कविता के आधार बताइए कि भोर के नभ और राख से लेपे हुए चौके में क्या समानता है। ये भी मैंने बताया है, वीडियो बना है, लिंक में जाकर देख लीजिएगा। ये गेस किया था मैंने। और दूसरा प्रश्न है, धूत कहो अवधूत कहो छंद में तुलसीदास ने समाज पर अपना क्षोभ कैसे व्यक्त किया है। ये तो पूरा वीडियो ही पूरा डिटेल में समझाया था, यहाँ गेस किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये आया हुआ है क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा दिया था।
तीसरा प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में से उभरने वाले वात्सल्य भाव के चित्रों को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। इसको भी मैंने बनाया, गेस किया था। उसमें हमने बताया था कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में उभरने वाले घरेलू जीवन के चित्रों को, जबकि घरेलू बस खाली शब्द बदल दिया है। घरेलू जीवन में भी वात्सल्य भाव ही है, क्योंकि जो फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां सब वात्सल्य पर ही है। 6-7 रुबाई उसमें सब में वात्सल्य रस का ही वर्णन है। तो चाहे ये कहें कि हम घरेलू जीवन में उभरे चित्रों को बताइए, और चाहे ये कहें कि वात्सल्य भाव के चित्रों को अपने शब्दों में बताइए, दोनों एक ही बात है। तो ये भी कोई प्रश्न सीधा मिला हो। और इसमें 3 प्रश्न है, 3 में 2 ही करना था, तो दोनों मेरा बताया हुआ मिल गया। छठवां प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि चांद सिंह नामक पहलवान को चित करने के बाद लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन है। इसको भी मैंने बताया है। ये 3 नंबर का प्रश्न है। और तीसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप क्यों नहीं मानते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए। ये प्रश्न मैंने बताया है, और वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने डंके की चोट पर कहा है कि यह प्रश्न जरूर आएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि पेपर सेट करने में कोई गड़बड़ी हुई है, और आया है सेम टू सेम प्रश्न। इसको मैंने कहा था, कल ही बोल दिया कि कल की परीक्षा में जरूर आएगा, और सच में आ गया। ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आप ये गलती मत करना। जो भी मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ले आऊंगा, बड़ी मेहनत से, बड़े रिसर्च के बाद मैं वीडियो बनाता हूं, तुरंत नहीं बनाता कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं प्रश्नों को चुनता हूं कि ये पक्का आएगा, ये आ सकता है, इसके आने की थोड़ी कम संभावना, और ये जरूर आएगा। इस तरह के मैं कैटेगराइज कर लेता हूं, उसके बाद आपको वीडियो देता हूं। जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूं उसको देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे बनाए गए प्रश्नों के सीरीज से, मेरे बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 90% क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। 100% भी फंस सकता है, लेकिन 100% की गारंटी कोई नहीं लेता। इसलिए मैं भी 90% की ही गारंटी ले रहा हूं कि 90% क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा हौसला मिलता है। कुछ नया चाहते हो या मेरी कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।